सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 28 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में किसे 2024 के जेसी डैनियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो सही उत्तर होगा शारदा को। अभिनेत्री हैं ये शारदा, और इन्हीं को अभी वर्ष 2024 के लिए जेसी डैनियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड केरल सरकार के द्वारा मलयालम सिनेमा में लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। और शारदा ये सम्मान पाने वाली 32वीं फिल्म हस्ती बन गई है। और आपको बता दूं, इन्हें 3 बार नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। और अभी जेसी डैनियल पुरस्कार मिला इनको। जेसी डैनियल पुरस्कार की बात कर लें, इसकी शुरुआत होती है 1992 से। प्राइज के रूप में 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। और कौन देता है याद रखना, केरल सरकार के द्वारा दिया जाता है। मलयालम सिनेमा का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ये है। और मलयालम सिनेमा में लाइफ टाइम को सम्मानित करता है ये सम्मान। मलयालम सिनेमा के जो जनक थे जेसी डैनियल, उन्हीं के नाम पे इस अवार्ड का नाम रखा गया है। ठीक है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आ चुका है, तो ध्यान रखना। बाकी चलो कुछ और अवार्ड्स में आपको रिवाइज करवाऊं। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश में की टू द सिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? अर्जेंटीना। 2025 का पेन पेंटर पुरस्कार मिला है सुडानी स्कॉटिश लेखिका है लीला अबुलेला। उसके अलावा संयुक्त राष्ट्र मंडेला पुरस्कार 2025 मिला था ब्रेंडा रेनॉल्ड्स, जो कनाडा से हैं, और कैनेडी ओडेडे, जो कि केन्या से हैं। सुहानी शाह बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बनी। और 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार मिला नितिन गडकरी को, जो कि हमारे सड़क मंत्री हैं। खाद्य एवं शांति के लिए एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता बने। कौन? प्रोफेसर एडेमोला एडेनले, नाइजीरिया से हैं। इंपॉर्टेंट है ये अवार्ड। उसके अलावा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने इक्वेटर पुरस्कार 2025 दिया बीबी फातिमा सेल्फ हेल्प ग्रुप को, जो कर्नाटक का है। ललित कला अकादमी पुरस्कार 2025 दिया गया प्रेमचंद पुखरामबम को, मणिपुर के मूर्तिकार है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 मिला कुमार मंगलम बिरला को। और अभी 34वां सरस्वती सम्मान दिया गया 2024 के लिए दिया था साधु भद्रेश दास को, जो कि संस्कृत विद्वान है, उनकी पुस्तक स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए। ठीक है, तो ये अवार्ड्स भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में किसे देश के सर्वोच्च शांतिकाल वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना इसको, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा। और यहाँ पे और भी इंपॉर्टेंट जानकारियां मैं आपको दूंगा, और आपको साथ में ये भी बताऊंगा कि इससे संबंधित और अभी तक क्या क्या एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो इसका तो सही उत्तर हो जाएगा शुभांशु शुक्ला। तो अभी प्रेसिडेंट हमारी जो है द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र सम्मान से सम्मानित किया। शुभांशु शुक्ला की पहले बात करें तो ये कहाँ से संबंध रखते हैं? लखनऊ से हैं ये। और अभी हमने पढ़ा था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाले ये पहले भारतीय बने थे। अभी 2025 में ही एक्सियोम 4 मिशन के तहत गए थे। और अभी अशोक चक्र सम्मान मिला, और अशोक चक्र सम्मान पाने वाले आप कह सकते हुए दूसरे भारतीय एस्ट्रोनॉट बन गए हैं। उनसे पहले ये सम्मान राकेश शर्मा को दिया गया था 1984 में। अच्छा, जो वीरता पुरस्कार होते हैं ना, वो 2 तरह से दिए जाते हैं। एक तो युद्ध के दौरान अगर किसी ने वीरता दिखाई, तो उसमें जो वीरता पुरस्कार होता है उसमें नंबर 1 पे है परमवीर चक्र, उसके बाद आता है महावीर चक्र, और उसके बाद आता है वीर चक्र। उसी तरह से शांतिकाल के दौरान सर्वोच्च जो वीरता पुरस्कार है वो कौन कौन से हैं? सबसे ऊपर है अशोक चक्र, फिर थे कीर्ति चक्र, और फिर है शौर्य चक्र। तो अभी हमने प्रश्न में इसी के बारे में बात करी है। 2026 में जो अशोक चक्र दिया गया, किसे दिया गया? शुभांशु शुक्ला को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम रहेगा। वहीं कीर्ति चक्र ये 3 जनों को दिया गया है, मेजर अर्शदीप को, नायब सूबेदार डोलेश्वर सुब्बा को, और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन को। उसके अलावा 13 लोगों को शौर्य चक्र दिए गए, और हमारे 70 आर्म्ड फोर्सेस को, सशस्त्र बलों को वीरता पुरस्कार दिए गए। उसके अलावा एक विशिष्ट सेवा मेडल दिया गया कर्नल सोफिया कुरैशी को। ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग की थी इन्होंने। और 30 व्यक्तियों को जीवन रक्षक पदक भी दिए गए। अच्छा, अब देखो, ये आपका एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, बिहार एसआई में ये प्रश्न आया था कि अशोक चक्र ये पुरस्कार कब स्थापित किए गए थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो याद रखना, इसका आंसर होगा 1952 में। तो भारत सरकार ने 1952 में इन पुरस्कारों को, यानी कि शांतिकाल के दौरान जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, उनको शुरू किया था। और शुरुआत में इन पुरस्कारों के नाम कैसे होते थे? अशोक चक्र क्लास 1, अशोक चक्र क्लास 2, अशोक चक्र क्लास 3। फिर बाद में जाकर के 1947 में इनके नाम बदल दिए गए। जो क्लास 1 वाला है उसको अशोक
चक्र बोला, क्लास 2 वाले को कीर्ति चक्र और क्लास 3 वाले को शौर्य चक्र बोला। तो अभी जो जैसे यहाँ पे प्रश्न पूछा गया, क्या पूछा गया, कब इनकी शुरुआत हुई थी, कब शुरू के, तो 1952 में। कई बार एग्जाम में ये भी प्रश्न आ सकता है कि इनके नाम कब बदले गए थे, तो 1947 याद रखना। और अगर बात करें अशोक चक्र पहली बार किन्हें दिया गया था, 1952 में 2 जनों को दिए गए थे, नायक नर बहादुर थापा को और हवलदार बचित्तर सिंह को। ठीक है, ये याद रखना। अब एक और प्रश्न देखो, ये एसएससी जीडी में पूछा गया था, अशोक चक्र पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो इसको भी इंपॉर्टेंट प्रश्न मार्क करना, ये प्रश्न भी एग्जाम में आपके वापस से रिपीट हो सकता है। मतलब जो भी एग्जाम वाले प्रश्न मैं आपको करवाता हूँ, आप ये मान के चलना वो प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में डिट्टो प्रश्न रिपीट हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया सेम प्रश्न कई सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप खुद ही जानते हो, ये बताने वाली बात भी नहीं है। एग्जाम में प्रश्न पूछा गया मतलब वो इंपॉर्टेंट हो गया, और वो सेम प्रश्न किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्या पता आने वाले आपके एग्जाम में आ जाए। तो ध्यान से सुनते जाना। तो ऑप्शन देखो ये रहे, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, नीरजा भनोट। तो क्या याद रखना है, अशोक चक्र पाने वाली पहली भारतीय महिला। पीछे हमने देखे थे अशोक चक्र पहली बार किसको मिला था, 1952 में 2 जनों को मिला था, वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन यहाँ पे पहली भारतीय महिला पूछ रहे, पहली महिला कौन थी ये अवार्ड पाने वाली, तो नीरजा भनोट उनका नाम था। साथ में इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अशोक चक्र पाने वाले सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता कौन है, तो भी आंसर यही हो जाएगा, नीरजा भनोट। 22 साल की उम्र में इनको ये पुरस्कार मिला था। ठीक है, अब कुछ होमवर्क प्रश्न मैं आपके लिए रखूंगा, जैसे कि ये मध्य प्रदेश के किसी एग्जाम में पूछा गया था, ये प्रश्न रहा। ऑप्शन आपके सामने है। अब मैं यहाँ पे ज्यादा देर रुकूंगा नहीं, आप इसको वीडियो को पॉज कर लेना, क्वेश्चन को पढ़ना, ऑप्शन को पढ़ना और आंसर लगाना। इन सबको मैं पीछे डिटेल में आपको समझा चुका हूँ, आप खुद से दिमाग लगाना और आंसर लगाना। एक प्रश्न ये रहा, DSSS में पूछा गया प्रश्न था, और एक प्रश्न ये रहा। ठीक है, तो 3-4 प्रश्न मैंने आपसे पूछ लिए, 1-2 प्रश्न मैंने आपको करवा दिए, सबके उत्तर दो। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2026 कहां पर आयोजित किया गया, तो आंसर होगा हैदराबाद में। तो एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन प्रोग्राम है ये विंग्स इंडिया 2026, जिसका आयोजन 28 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2026 तक हो रहा है। कहां पर हो रहा है, बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में। ये पॉइंट याद रखना, इसका आयोजन यहीं पे होता है, ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। और अभी इसका उद्घाटन किया, मतलब आज इसका उद्घाटन करेंगे हमारे जो एविएशन मंत्री है राम मोहन नायडू। याद रखना ये भारत के सबसे युवा केंद्रीय मंत्री हैं वर्तमान में। और इस कार्यक्रम का आयोजन कौन कर रहा है, हमारा नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फिक्की, ये दोनों मिलकर के कर रहे हैं। थीम याद रखना, इसकी एक बार एग्जाम में थीम भी पूछी जा चुकी है। तो थीम क्या है, इंडियन एविएशन बिल्डिंग द फ्यूचर। तो यहाँ पर भारत को ग्लोबल एविएशन हब के रूप में उभरते हुए दिखाया जाएगा, खासकर कनेक्टिविटी, मैन्युफैक्चरिंग, इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी के मामले में। अच्छा, फिक्की की यहाँ पे बात हुई है, तो फिक्की मतलब क्या होता है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, स्थापना होती है 1927 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और डायरेक्टर जनरल है ज्योति विज। ठीक है, तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा। इस प्रश्न से मैंने आपको बताया अभी तक कई बार एग्जाम में यहाँ से 2 तरह के प्रश्न पूछे जा चुके हैं। एक तो आयोजन स्थल बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद, और यहाँ से देखो ये भी स्टैटिक बन सकता है कई बार कि बेगमपेट हवाई अड्डा ये कहाँ पर है, तो हैदराबाद में है, याद रखना। और इसकी थीम ध्यान रख लेना। अब यहाँ पे मैं आपको क्या कराऊंगा, क्या रिवाइज कराऊंगा, हैदराबाद न्यूज में रहा, वही हैदराबाद में हो रहा है ना इसका आयोजन, तो हैदराबाद और किन किन कारण से अभी न्यूज में रहा वो मैं आपको पॉइंट रिवाइज कराता हूँ। तो ये सभी क्वेश्चन आ गए जो हैदराबाद से संबंधित हैं। देखो जरा क्या है कि भारत के किस शहर में राफेल फाइटर जेट की मेन बॉडी, जिसका मुख्य ढांचा है, वो बनाया जाएगा हैदराबाद में। और कौन बनाएगा, फ्रांस की जो डसोल्ट एविएशन कंपनी है ये और भारत की टाटा एडवांस कंपनी मिलकर के बना रही है। प्रसिद्ध 7 शिखरों पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय ये बने थे 16 वर्षीय विश्वनाथ कार्तिकेय, ये हैदराबाद से हैं। हैदराबाद का एक सरकारी अस्पताल है जिसमें एक AI टूल लॉन्च किया गया था, जिसकी मदद से बिना सुई लगाए ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। इस AI टूल का नाम क्या है, अमृत स्वस्थ भारत। गूगल ने अपना दुनिया का चौथा और एशिया का पहला सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर कहां पर लॉन्च किया, हैदराबाद। भारत का पहला निजी सैटेलाइट इंटरनेट कौन शुरू करेगा, अनंत टेक्नोलॉजी, हैदराबाद की कंपनी है। भारत का पहला ट्रांसजेंडर अस्पताल कहां पर खोला गया, हैदराबाद में। भारत की पहली फीफा टैलेंट अकेडमी कहां पर शुरू हुई, हैदराबाद में, हैदराबाद के गाची बउली स्टेडियम में। और हैदराबाद में भारत के पहले पशु स्टेम सेल बायो बैंक और प्रयोगशाला का भी उद्घाटन किया गया। निवेशक निधि पहल के दूसरे चरण को शुरू किया गया हैदराबाद में ही।
ठीक है, तो ये पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 26 जनवरी को। तो हर साल 26 जनवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, 26 जनवरी को ही क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, इसकी स्थापना 26 जनवरी को हुई थी, 26 जनवरी 2009 को, जिसका मुख्यालय आबू धाबी यूएई में है। इसीलिए 26 जनवरी को ये दिन मनाते हैं। और ये संस्था, ये एजेंसी अभी न्यूज में थी, आपको बताए क्यों? क्योंकि अमेरिका इससे बाहर हो गया है, ये भी हमने पढ़ा था। और पहली बार इस दिवस को आपको बता दूं 2024 में मनाया गया। इस बार की थीम क्या है? क्लीन एनर्जी फॉर पीपल एंड प्लेनेट, लोगों और ग्रह के लिए स्वच्छ ऊर्जा। अच्छा, ये तो हो गया अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस। इसी तरह से भारत में हम एक अक्षय ऊर्जा दिवस मनाते हैं। वो कब मनाते हैं? 20 अगस्त को। और इसी तरह से भारत में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस भी होता है, वो भी याद रखना। वो कब होता है? 14 दिसंबर को होता है। और एक इंडेक्स आपको याद आएगा इसी तरह से, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक होता है। अभी 2025 में जो आया था उसमें भारत की रैंक थी 71 और टॉप पे स्वीडन था। इस इंडेक्स को जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे, 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे, 5 जनवरी को राष्ट्र पक्षी दिवस, 6 जनवरी को विश्व युद्धनाथ दिवस, 8 जनवरी को अर्थ रोटेशन डे, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानक तस्करी जागरूकता दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 14 जनवरी आर्म्ड फोर्सेज वेटरन्स डे, 15 जनवरी भारतीय थल सेना दिवस, 16 जनवरी राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस, 24 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 25 जनवरी नेशनल वोटर डे, 25 जनवरी नेशनल टूरिज्म डे, 26 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस, 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में सर मार्क टली का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो आंसर होगा पत्रकारिता। तो प्रसिद्ध ब्रिटिश भारतीय पत्रकार और बीबीसी इंडिया ब्यूरो के पूर्व प्रमुख थे सर मार्क टली, और इन्हीं का अभी निधन हो गया। उन्हें अपनी सूक्ष्म रिपोर्टिंग के लिए भारत की आवाज, वॉइस ऑफ इंडिया के रूप में भी जाना जाता था। पद्मश्री इनको 1992 में दिया गया, पद्म भूषण 2005 में दिया गया, और 2002 में ब्रिटेन के द्वारा नाइटहुड की उपाधि से भी उनको नवाजा गया था। उन्होंने कुछ बुक्स लिखी है, कुछ फेमस बुक्स मैं आपको बताऊं। एक तो है नो फुल स्टॉप इन इंडिया, इंडिया इन स्लो मोशन, ये इनकी बुक्स है। और आपको बता दूं कि उन्हें 1971 में जो भारत पाक युद्ध हुआ था, 1975 में जो इमरजेंसी लगी थी, 1984 में अमृतसर में चलाए गए ऑपरेशन ब्लू स्टार, 1984 में ही भोपाल गैस ट्रेजेडी, 1984 में ही इंदिरा गांधी जी की हत्या, 1991 में राजीव गांधी की हत्या, 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर उन्होंने पत्रकारिता की, और उसके लिए इनको आज भी जाना जाता है। सर मार्क टली, ये इनका नाम है, तो ध्यान रखना। पत्रकारिता से, जर्नलिज्म से संबंधित है ये। बाकी निधन वाला प्रश्न है, कुछ और व्यक्तियों, इंपॉर्टेंट व्यक्तियों के नाम मैं आपको बताता हूँ जिनका हाल ही में निधन हुआ। एक तो आप जानते हो भारतीय मूर्तिकार थे रामवी सुतार, इनका भी 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, और आप जानते ही हो पद्मश्री 1999 में, पद्म भूषण 2016 में, महाराष्ट्र का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण भी दिया गया। मेहर कास्टेलिनो 1964 में भारत की पहली मिस इंडिया का खिताब इन्होंने जीता था, मुंबई से थी। विनोद कुमार शुक्ल हिंदी साहित्यकार थे, 2024 के लिए उनको 59 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ये अवार्ड पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले साहित्यकार थे वो। उसके अलावा अभी बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का भी निधन हो गया। पर्यावरणविद माधव गौडगिल का निधन हो गया, महाराष्ट्र से थे। उनकी ऑटोबायोग्राफी याद रखना, अ वॉक अप द हिल। इन्हें पद्म भूषण 2006 में, 2024 में चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड भी इनको मिला था। और पूर्व वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियन थे मनोज कोठारी, इनका भी निधन हो गया, कोलकाता से थे। उसके अलावा डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज करने वाले प्रमुख अमेरिकी वैज्ञानिक जेम्स टी वॉटसन का निधन हो गया। भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष और न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर एमआर श्रीनिवासन का निधन हो गया, 2015 में पद्म विभूषण मिला था इनको। ठीक है, तो ये भी सारे इंपॉर्टेंट व्यक्ति, इनका निधन हुआ, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि हाल ही में किसने रिकॉर्ड 400वीं ग्रैंड स्लैम जीत हासिल कर ली है? तो आंसर होगा नोवाक जोकोविच ने। एक तो याद रखना, नोवाक जोकोविच ये सर्बिया के टेनिस प्लेयर है,
तो कई बार एग्जाम में आता है किस देश से हैं, सर्बिया से हैं, किससे इनका संबंध है, किस खेल से, टेनिस से। और अभी वे 400 ग्रैंड स्लैम मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। मतलब ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में 400 एकल मैच जीत लिए हैं और ऐसा करने वाले वो पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अच्छा, अगर हम महिलाओं में बात करते हैं कि महिलाओं में सबसे ज्यादा जो ग्रैंड स्लैम मैचेस जीतने वाली है वो कौन है, तो सेरेना विलियम इनका नाम है। टोटल अभी तक ये 367 ग्रैंड स्लैम मैचेस जीत चुकी हैं। और वैसे अगर हम ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट की बात करते हैं कि सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट किसने जीते, तो नोवाक जोकोविच ही आंसर होगा। कितनी बार? 24 बार। देखो, आपको पता है अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन चल रहा है, अभी 2-3 दिन में इसके रिजल्ट भी आ जाएंगे, तब भी हम इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको ये पता है कि साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। जो सबसे पहला होता है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन होता है, फिर विंबलडन ओपन होता है, फिर यूएस ओपन होता है। कई बार एग्जाम में ये प्रश्न भी आता है कि कौन सा ग्रैंड स्लैम किस कोर्ट पर खेला जाता है। और मैंने हर बार आपको रिवाइज करवाया कि जो ऊपर ही ऊपर वाला और आखिरी वाला है ऑस्ट्रेलियन ओपन और जो यूएस ओपन है ये हार्ड कोर्ट पे होता है, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे होता है, और विंबलडन ओपन ये ग्रास कोर्ट पे होता है। ठीक है, ये बात मैं आपको हमेशा बताता हूँ, ये आपको याद होनी चाहिए। अब यहाँ से 2 प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये प्रश्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है और ये सब बातें मैं आपको बता चुका हूँ। एक तरह से स्टैटिक ही आप समझो। अब इनके उत्तर लगाओ, आराम से वीडियो का पॉज करो, ऑप्शन पढ़ो, प्रश्न पढ़ो। एक ये प्रश्न रहा, मध्य प्रदेश पुलिस में पूछा गया प्रश्न था। ठीक है, हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में किस देश ने अभी 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने को मंजूरी दे दी है, तो आंसर होगा फ्रांस ने। तो अभी फ्रांस की नेशनल असेंबली ने ऐसे कानून को मंजूरी दी है जिसके तहत 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाएगा। क्योंकि सोशल मीडिया के ज्यादा इस्तेमाल से बच्चों पर नकारात्मक नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है और ऑनलाइन कंटेंट, साइबर बुलिंग और तुलना किए जाने से बच्चों में तनाव बढ़ रहा है। तो कितने साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन किया जाएगा, तो आंसर होगा 15 साल से। कहां पर? फ्रांस में। इससे पहले हम पढ़ चुके ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को पूरी तरह से बैन किया था। और जहां तक मुझे याद आ रहा है, इसे स्टूडेंट ने बताया था, अभी बिहार एसआई के एग्जाम में इसी तरह का प्रश्न आया था। तो आप लोग मुझे बताओ कि कौन सा, ये जो क्या पूछा था उसमें, ऑस्ट्रेलिया पूछा था कि किस उम्र के बच्चों के लिए बैन कर दिया गया, किस तरह का प्रश्न था, बताओ जरा कमेंट बॉक्स में। बाकी मैं आपको फ्रांस लेकर के चलता हूँ, लेकिन उससे पहले बच्चों से ही संबंधित और कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। एक तो ये हमने देखा, ऑस्ट्रेलिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन कर दिया। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में किस वर्ष तक बाल विवाह उन्मूलन का लक्ष्य रखा, 2030। असम ने राज्य में बाल विवाह समाप्त करने के लिए एक योजना शुरू की थी, नाम है निजुत मोइना स्कीम। उड़ीसा का कौन सा जिला बाल विवाह मुक्त बन गया, गंजाम जिला। और भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए मेधावी छात्रों को लोन देने के लिए भारत सरकार कौन सी योजना शुरू कर रही है, प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना। 31वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 का आयोजन हुआ था भोपाल में। स्कूल कक्षा में मोबाइल पर बैन लगाने वाला विधेयक ये साउथ कोरिया ने पारित किया था। और 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया, ये तो हमने पढ़ लिया ऊपर। और ऑस्ट्रिया में 14 साल से कम उम्र की मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूलों में बुर्का या हिजाब लगाने पर बैन लगा दिया गया। स्कूलों में भैया जो मुस्लिम लड़कियां हैं वो बुर्का नहीं पहनेंगी। और प्रेरणा स्कीम यह असम में शुरू हुई थी। उद्देश्य था कि कक्षा 10वीं के छात्रों को वित्तीय सहायता देना। और सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 से कक्षा 6 से 8वीं के लिए कौशल शिक्षा को अनिवार्य कर दिया, स्किल एजुकेशन को। और असम ने संस्कारशाला कार्यक्रम शुरू किया था। उसमें क्या था, 4 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए बच्चों को अच्छे संस्कार देना, ये इसका उद्देश्य था। आईएसओ सर्टिफिकेट पाने वाला भारत का पहला राज्य शिक्षा बोर्ड कौन सा बन गया, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। ठीक है, ये बच्चों से संबंधित करंट अफेयर्स है। बाकी फ्रांस की यहाँ पे बात थी तो ये रहा मैप में फ्रांस। कैपिटल पेरिस है, करेंसी यूरो है, प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, प्रधानमंत्री हैं सेबेस्टियन लेकॉर्नू। और याद रखना भी 2026 में फ्रांस जो है G7 समिट को होस्ट करेगा और ये इसका 52 नंबर का एडिशन होगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखें। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति जी ने ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन कहां पर किया, तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो अभी भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन किया है। ये क्या है, ये एक तरह का पुस्तकालय है
जिसमें भारत की 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस की 2300 से अधिक दुर्लभ पुस्तकें और लगभग 50 ऐतिहासिक पांडुलिपियां यहाँ पर मिलेंगी। पांडुलिपि मतलब क्या होता है? जो पहले पुराने जमानों में ताड़ के पत्तों पे लिखा जाता था, पेड़ की छाल पे, कपड़ों पे जो लिखा गई चीजें होती है इस तरह की, उन्हें पांडुलिपि कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो सब स्टोर की गई है। और ऐसा करने का उद्देश्य क्या है? भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा को बढ़ावा देना और उसे डिजिटल रूप से संरक्षित करना, ताकि युवा पीढ़ी इससे सीख सके। वैसे आप जानते हो हमारी जो क्लासिकल लैंग्वेजेस है वो कितनी है? अब 11 हो चुकी है। पहले शुरुआत में ये 6 थी। यहाँ पे ये जो है ये तो क्लासिकल हमारे डांसेस हैं, हम क्लासिकल लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं। तो पहले 6 कौन कौन सी थी? सबसे पहली कौन सी बनी थी याद रखना, कब और कौन सी? तो 2004 में बनी थी तमिल, फिर संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया। और अभी जो लेटेस्ट पांच बनी है वो कौन कौन सी है? मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। ठीक है, ध्यान रखना ये सब। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे कि अभी हाल ही में हमारे जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, इन्होंने कहा एक जिला एक व्यंजन नाम से एक पहल शुरू की? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो अभी हमारे जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, इन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की तर्ज पर वन डिस्ट्रिक्ट वन क्विजिन यानी कि एक जिला एक व्यंजन पहल शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य है हर जिले के प्रसिद्ध पारंपरिक खाने को, पारंपरिक व्यंजन को वैश्विक पहचान दिलाना, स्थानीय खान पान को ब्रांडिंग, बेहतर पैकेजिंग और 75 जिलों में 75 व्यंजनों के माध्यम से बढ़ावा देना। इससे पारंपरिक हलवाइयों, छोटे उद्यमियों और स्थानीय कारीगरों को बढ़ावा मिलेगा, उन्हें फायदा पहुंचेगा। तो अभी 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के मौके पर लखनऊ में या लखनऊ से इस एक जिला एक व्यंजन योजना को शुरू किया गया। अब यहाँ पे एक मजेदार चीज मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, ये चीज आपको कहीं पर नहीं मिलेगी। ये जो इस तरह की योजना है ना, 1 to 1 वाली योजना है, वो कौन कौन सी योजना है, आपने कहाँ कहाँ पढ़ी, किस किसने शुरू की है, वो सब एक साथ आपको यहाँ में रिवाइज कराऊंगा। जैसे कि एक तो लेटेस्ट इस तरह की योजना हमने पढ़ी थी, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, ये भी 1 जनवरी 2025 को शुरू हुई थी। वन ट्रैप वन ट्री कैंपेन को उत्तर प्रदेश ने शुरू किया। वन पंचायत वन प्लेग्राउंड स्कीम को केरल ने, वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम को ICAR ने, उसके अलावा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम, इसको लॉन्च करने वाला पहला राज्य ये उत्तर प्रदेश है। वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम, इसको लॉन्च किया था मोदी जी ने अक्टूबर 2022 में। वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट स्कीम को हरियाणा ने। वन नेशन वन इलेक्शन, और इसके लिए लोकसभा सचिवालय ने संयुक्त संसदीय समिति बनाई थी, जिसके अध्यक्ष बने थे बीजेपी सांसद PP चौधरी। वन नेशन वन एयर स्पेस, इसके लिए प्रोजेक्ट ईशान आया था। और प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया था? वन प्लेट वन बैग अभियान। चलो ये तो पुराना प्रश्न हो गया महाकुंभ के टाइम का। बाकी एक प्रश्न ये क्या है, मोदी जी ने अभी टूटिकोरिन एयरपोर्ट तमिलनाडु से वन एयरपोर्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव को शुरू किया था, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, मजा आया पढ़ के इस तरह के? देखो एक साथ प्रश्न मैं आपके लिए लेकर के आया, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, एक होमवर्क प्रश्न है, SSC में प्रश्न पूछा गया था, ये इसी तरह का प्रश्न है। पूछ रहे कि मोदी जी ने जो अभी वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना शुरू की थी, उसके तहत सभी उर्वरक किस नाम से बेचे जाएंगे? बताओ। ये तो आपके लिए होमवर्क प्रश्न रहेगा। आज इसके बारे में जरूर मैंने नहीं बताया आपको, लेकिन पहले मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूँ। चलो अभी बता देता हूँ मैं, कोई बात नहीं। इसका आंसर होगा भारत, भारत नाम से। ठीक है, ध्यान रखना। आप अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि हाल ही में 24 जनवरी को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश हर साल 24 जनवरी को अपना फाउंडेशन डे के रूप में मनाता है। इस साल उत्तर प्रदेश ने अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया। उत्तर प्रदेश का ऑफिशियल फॉर्मेशन ये 24 जनवरी 1950 को हुआ था। वैसे तो 1902 में इसे ब्रिटिश रूल के दौरान यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध नाम दिया गया था। फिर आजादी के बाद 1950 में इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया। और मैं आपको बता दूं कि सन 2000 में उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र को अलग कर दिया गया और उत्तराखंड, जिसे पहले उत्तरांचल कहा जाता था, इस नए राज्य का गठन किया गया था। और ये उत्तर प्रदेश दिवस 1989 में पहली बार मनाया गया था। अच्छा, इसी मौके पर 5 लोगों को अभी उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से भी सम्मानित किया गया। कौन कौन है वो 5 लोग? शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष यात्री है, अलक पांडे जो फिजिक्स वाला है वो, डॉक्टर हरिओम परमार साहित्यकार है, रश्मि आर्या महिला सशक्तिकरण के लिए दिया जा रहा है, और डॉक्टर सुधांशु सिंह कृषि विशेषज्ञ है। और इनमें हर को प्रत्येक को 11 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। वैसे 24 जनवरी को बिहार के जो 11वें नंबर के मुख्यमंत्री रहे
ठाकुर इनकी भी जयंती थी। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। बाकी कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, ऐसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर कर देना। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक करना। बाकी चलो भी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न क्या पूछा था कि 2026 में कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा 13 को। फिर पूछा आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश की जगह भी कौन सा देश भाग लेगा? स्कॉटलैंड। और चर्चा में रहा ऑपरेशन मेगा बुर्रू का संबंध किससे है? झारखंड। फिर पूछ रहे कि भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन को कहाँ तैनात किया? विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन। और 500 सिंगल्स मुकाबले जीतने वाली पहली भारतीय शटलर कौन बन गई है? PV सिंधु। भारत में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का तीसरा चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा हुई? आंध्र प्रदेश। भारतीय सेना और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने किस राज्य के मिसामारी में हेलीकॉप्टर MRO हब की आधारशिला रखी? असम। और अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया गया 26 जनवरी। ACASA इंडिया नामक एटलस को लॉन्च किया ICAR ने। और आखिरी प्रश्न था 2026 में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? तो आंसर होगा 77 नंबर का। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देख लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था भारत का पहला निजी सैटेलाइट इंटरनेट ये कौन शुरू करेगा? तो आंसर होगा अनंत टेक। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।